हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। ओके स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे कि जो गाउस की जो थ्योरम है उसको कूलॉम्ब लॉ से कैसे जनरेट किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो अपना पिछला जो लेक्चर था वो था गाउस थ्योरम, गाउस का नियम क्या है, एंड उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। ओके, कहाँ गाउस का नियम लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है, फ्लक्स का मान किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, वो सब अपन ने कंप्लीटली 9-10 पॉइंट थे अपने पास जो कि अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिए। आज अपन इस गाउस की थ्योरम को जनरेट करेंगे कूलॉम्ब लॉ से, इसे जनरेट करेंगे। इसकी दो मेथड है। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे पास्ट मेथड पर। ओके, तो जो नए स्टूडेंट हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल न्यू नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपना जो टॉपिक है वो है कूलॉम्ब के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। कूलॉम्ब के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति अपन करेंगे, गाउस थ्योरम को जनरेट करेंगे कूलॉम्ब लॉ से। ओके, तो मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन देखिए। माना एस पृष्ठीय क्षेत्रफल के स्वैच्छिक आकार का कोई गाउसीय पृष्ठ है। मैंने क्या किया, एक स्वैच्छिक आकार का। भाई आपको पता है कि गाउसीय पृष्ठ किसी भी आकार आकृति का लिया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर डिपेंड नहीं करता है, आपको अच्छी तरीके से इसका पता है। तो मैंने एक स्वैच्छिक आकार, किसी भी आकार आकृति का मैंने गाउसीय पृष्ठ ले लिया। देखिए, किसी भी आकार आकृति का मैंने क्या ले लिया है, गाउसीय पृष्ठ ले लिया। ओके राइट, गाउसीय पृष्ठ ले लिया है मैंने। ओके, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। ओके, इस गाउसीय पृष्ठ में क्यों आवेश स्थित है, एक O बिंदु है। आपको एक O बिंदु दिखाई दे रहा है, ये एक O बिंदु है जहां पर मैंने किसको रख दिया, एक चार्ज मैंने Q को रख दिया। ठीक है, मैंने Q आवेश को रख दिया। इस Q आवेश से R दूरी पर, इस Q आवेश से R दूरी पर है ना, ये R दूरी है यहां तक। इस R दूरी पर मैंने क्या किया, ये रहा कंप्लीटली आर दूरी, ये गाउसीय पृष्ठ है कंप्लीटली पूरा, ये गाउसीय पृष्ठ है, ये पूरा गाउसीय पृष्ठ है। ये तो अल्पांश लिया गया है, ये क्या लिया गया है, अल्पांश लिया गया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक है ना आर दूरी है, यहाँ पर एक मैंने पी बिंदु ले लिया है। ये आपको पी बिंदु दिखाई दे रहा है क्यू आवेश से, ये क्यू आवेश है और इससे आर दूरी यहाँ तक मैंने ये गोला दिखा रहा हूँ, यहाँ मैंने एक पी बिंदु ले लिया, मैंने पी बिंदु ले लिया जो कि गाउसीय पृष्ठ पर है। बिंदु P स्थित है गाउसीय पृष्ठ पर। ये पूरा गाउसीय पृष्ठ है, ये पूरा गाउसीय पृष्ठ है। देखिए मेरी जो आउटलाइन है वो देखना आप, ये पूरा गाउसीय पृष्ठ है, ये पूरा गाउसीय पृष्ठ है। मैंने Q चार्ज को रख दिया, O बिंदु पर रख दिया, यहां से R दूरी ली, इस गाउसीय पृष्ठ पर एक P बिंदु ले लिया। बहुत यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन को प्राप्त होती है जो पहले अपन गाउस थ्योरम को पढ़ लेते हैं, बट वो अपन को वहाँ प्राप्त अपन को नहीं होती है कि इसको कूलॉम्ब लॉ से क्यों बोला जाता है। वेरी आप बहुत सारी जगह आपने गाउस का नियम पढ़ चुके होंगे, आप गाउस के नियम को जनरेट भी कर लिया होगा, बट एक बात समझ में नहीं आई कि कूलॉम्ब के नियम से क्यों जोड़ा जाता है। यहाँ मैंने कोई कूलॉम्ब का नियम तो यूज में लिया ही नहीं, फिर भी यहाँ कूलॉम्ब के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति क्यों बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिस लेक्चर। ओके, तो देखिए मुझे से बताइए, इस पी बिंदु पर मुझे इस चार्ज के कारण क्या निकालना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस Q आवेश के कारण इस P बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा P बिंदु पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, बताइए। E बराबर आपको अच्छे तरीके से पता होगा, E बराबर F/Q होता है या नहीं होता है, E बराबर F/Q होता है या नहीं होता है। ठीक है, F क्या हो जाएगा बताइए, F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा K, ये रहा चार्ज Q और ये यहाँ चार्ज कौन सा हो जाएगा, Q0। कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q0। यदि Q0 चार्ज वहां P बिंदु पर माना जाता है तो E बराबर होता है F/Q0। तो F का मान क्या हो जाएगा, ये चार्ज और ये चार्ज, यहाँ Q0, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर किसकी कल्पना करते हो, Q0 की कल्पना की जाती है। यहाँ मैंने Q0 की कल्पना कर दी। ठीक है, तो Q0 बीच की दूरी R, तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन में R स्क्वायर, और Q0 का भाग दे दिया, Q0 से Q0 कट गया और क्या आ गया, KQ अपॉन में R स्क्वायर आ गया, KQ अपॉन में R स्क्वायर आ गया। इसकी डायरेक्शन बताइए मुझे,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, ये दूरी आर है, देखो ऐसे जा रही है, आर के अनुदिशा जा रही है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, आर कैप लगा दिया। बस एक चीज आपकी यही क्लियर हो गई कि कूलॉम के नियम से क्यों बोला जाता है, कूलॉम के नियम से गाउस की उत्पत्ति क्यों बोला जाता है, ये फैक्ट अपना क्लियर हो गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से अपन गाउस की थ्योरम को जनरेट कर लेते हैं, बट अपने समझ में ये नहीं आता है कि कूलॉम का नियम यहाँ क्यों यूज किए, मतलब कूलॉम का नियम यहाँ पर काम में नाम क्यों लिया जाता है इसका, इसलिए लिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कूलॉम का नियम यूज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कूलॉम का नियम यहाँ पर अपने यूज किया, और इसलिए यहाँ पर अपने कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति को अपन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल लिया। अब बताइए मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है बल रेखाएं। अब किसी गाउसीय पृष्ठ से यदि बल रेखाएं लंबवत गुजरेगी, किसी गाउसीय पृष्ठ से यदि जो बल रेखाएं हैं वो लंबवत गुजरेगी, तो क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। अच्छी तरीके से पता होगा आपको। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी समतल या बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, राइट। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ यदि कोई पृष्ठ रखा हुआ है एस अल्पांश डी एस, तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरूर बनेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक बार छोटा सा एक अल्पांश में पूरे गाउसीय पृष्ठ का एक साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाल सकता, इसलिए मैंने क्या किया, ये जो गाउसीय पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गाउसीय पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, इसका मैंने एक छोटा सा एक अल्पांश ले लिया। ये रहा एक छोटा सा अल्पांश, देखिए इधर, ये एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, ये एक छोटा सा अल्पांश ले लिया मैंने, दिखाई दे रहा है आपको, ये आउटलाइन दिखाई दे रही है आपको, ये आउटलाइन दिखाई दे रही है आपको। मैंने छोटा सा क्या ले लिया, देखिए वापस में एक आउटलाइन बता रहा हूँ, ये आउटलाइन आपको दिखाई दे रही होगी येलो कलर में, येलो कलर में आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है। ये एक छोटा सा अल्पांश ले लिया मैंने, इस गाउसीय पृष्ठ का एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, डीएस ले लिया, ओके। और यहाँ मैंने इस डीएस का जो क्षेत्रफल सदिश होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल माना जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो इसका वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में मैंने जो एंगल मान लिया वो थीटा एंगल मान लिया। कितना एंगल मान लिया, कोई ज़रूरी थोड़ी है, कितना भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ जो छोटा सा एक अल्पांश लिया है मैंने, डीएस ले लिया, उसका क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर ई के बीच में मैंने एंगल कितना मान लिया, थीटा मान लिया। तो बताइए यहाँ पर, बताइए अल्पांश भाग डीएस से मैं पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूँ। अच्छे तरीके से आपको पता है डी फाई बराबर होता है ईडीएस को इस तरह भी अपन अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ये मैंने छोटा सा अल्पांश का मैंने फ्लक्स निकाल लिया। आपको पता होगा अल्पांश का फ्लक्स मैंने डी फाई से क्यों प्रदर्शित किया, अरे भाई छोटा सा क्षेत्रफल लूंगा तो उससे बल रेखाएं कितनी गुजरेगी, थोड़ी निकलेगी, इसलिए फ्लक्स भी कम होगा। फ्लक्स कम होने का मतलब डी फाई से जनरेट कर दिया। अरे यदि बहुत बड़ा यदि अल्पांश होगा, बहुत बड़ा यदि क्षेत्रफल होगा तो बल रेखाएं बहुत सारी गुजरेगी, फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, उसको फाई से डिनोट कर देते हैं। अल्पांश से जो फ्लक्स होता है उसको डी फाई से डिनोट कर देते हैं। तो मैंने डी फाई ले लिया, बट मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो कंप्लीटली टोटल फ्लक्स चाहिए इस बंद पृष्ठ का। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा बताइए, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या कर दिया मैंने, डी फाई का समाकलन कर दो भाई। कौन सा समाकलन करोगे, पृष्ठीय या कौन सा, पृष्ठीय समाकलन ही होगा। छोटे छोटे अल्पांश, छोटे 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 अल्पांश से पूरा गाउसीय पृष्ठ बन जाएगा। तो मैंने इसका पृष्ठीय समाकलन कर दिया। डी फाई का मान मेरे पास ऑलरेडी है, ईडीएस कोस थीटा, ई का मान मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने ये गोला क्यों लगाया ये समाकलन में, बंद पृष्ठ, कौन सा, बंद पृष्ठ। एस क्यों लगाया, पृष्ठीय समाकलन। तो ई का मान मेरे पास ऑलरेडी है वैल्यू, ये रही जो कूलॉम के नियम से अपन ने ज्ञात किया था। क्या गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, डी एस कोस थीटा का डी एस से कोस थीटा, ओके। जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो के क्यू का, के का इंटीग्रेशन, एक के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्यू को भी बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब क्या आ गया, डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर मेरे पास आ गया। अब मेन चीज यही है, इस पॉइंट को ढंग से समझिएगा, ओके। डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया,
क्यू भी ले लिया। अब ये ds cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर क्या है, डियोम है। डियोम क्या होता है, घन कोण। मैं दो कोण आपको बताता हूं, एक समतलीय कोण होता है, एक घन कोण होता है। समतलीय कोण का मतलब वो एक तल में बनता है। किस में बनता है, तल में बनता है, जिसे रेखीय कोण भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, रेखीय कोण भी कहते हैं, समतलीय कोण भी कहते हैं, जिसे रेडियन से प्रदर्शित किया जाता है। और एक घन कोण होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे वृत्त है। वृत्त तो वृत्त एक तल में तो आता है, एक वृत्त एक तल में ही तो है, 3D में थोड़ी है, एक तल में है, 3 डायमेंशन में नहीं है, एक तल में है, 2 डायमेंशन में, एक तल में है। इसलिए ये जो केंद्र पर पूरा वृत्त केंद्र पर कोण बनाएगा उसे समतलीय कोण कहते हैं, जो कि कितना होता है, 360 होता है। अब बात करता हूं मैं 3D में। 3D में आपको मैं समझा रहा हूं, मेरे पास एक गोला है, पूरा गोला, समझ गए। सपोज ए बॉल, एक बॉल है पूरी, समझ रहे हो मेरी बात। बॉल का मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, वो छोटा सा पार्ट बॉल के केंद्र पर ओ बिंदु पर कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। अब ये जो कोण होता है, ये कोण कौन सा होगा, समतलीय कोण होगा या फिर समतलीय कोण होगा या फिर आपका जो घन कोण होगा, कौन सा होगा बताइए। क्या समतल है, ये एक समतल है क्या, समतल नहीं है। क्यों नहीं है, बॉल पूरी गोल है। बॉल क्या है, पूरी गोल है। बॉल क्या है, पूरी गोल है। सेंटर पॉइंट पर एक छोटा सा बॉल का एक छोटा सा पार्ट ले लो, ऐसे छोटा सा, वो ऐसे एंगल बनाएगा उसके केंद्र पर, ऐसे एंगल बनाएगा, ऐसे चारों ओर से ऐसे एंगल बनाएगा, उसे कहते हैं घन कोण। तो यहाँ पर वही बात है, ये गाउसीय पृष्ठ लिया है मैंने, पूरा 3D ऐसे गाउसीय पृष्ठ। इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लिया और ये छोटा सा अल्पांश है, ये रहा ds, ये यहाँ पर एंगल बना रहा है, इस ओ बिंदु पर एंगल बना रहा है, घन कोण बना रहा है। इसको मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया, डी ओम से प्रदर्शित कर दिया। अब इस ds cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर को ही मैंने डी ओम से प्रदर्शित क्यों किया, तो डी ओम की परिभाषा होती है, घन कोण की परिभाषा होती है, उसके अकॉर्डिंग। घन कोण क्या होता है समझिए आप, घन कोण होता है जहां जिस बिंदु पर बनाया है उसके जस्ट लंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल वह बीच की दूरी का स्क्वायर होता है। तो लंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे ये ds बनाया है, ये ds बनाया है इस O बिंदु पर, तो जहां एंगल बनाया है, डीओम बनाया है, उसके जस्ट लंब साम पृष्ठीय क्षेत्रफल जस्ट, तो वो कितना हो गया यहाँ पर, ds cos थीटा हो गया अपने पास। कितना हो गया, ये मैंने ds लिया था, तो ds का विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो घटक हो गया वो कौन सा हो गया, ds cos थीटा हो गया। क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि घन कोण में जो एंगल होता है वो एंगल के जस्ट सामने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाता है, जो कि कितना है, ds cos थीटा है। ds cos थीटा अपॉन में बीच की दूरी का स्क्वायर, तो इसे कहते हैं घन कोण की परिभाषा के अकॉर्डिंग इसे घन कोण कहते हैं। घन कोण मैंने डी ओम से प्रदर्शित कर दिया क्योंकि अल्पांश बना रहा है फिलहाल। इसका मैंने समाकलन किया तो ओम आ गया। ओम क्या है, डी ओम तो अल्पांश के द्वारा बनाया गया है, ओम पूरे के पूरे गाउसीय पृष्ठ के द्वारा बनाया गया है, पूरा गाउसीय पृष्ठ। तो ओम यहाँ पर कितना हो जाएगा, यदि ये गाउसीय पृष्ठ में पूरा गोल ले लूँ तो अभी मैंने आपको बताया था कि वृत्त 360 बनाता है, पूरा गोला कितना बनाता है केंद्र पर, 4 पाई बनाता है। तो कितना आ गया, ओम का मान यहाँ पर 4 पाई आ गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, और जो फाई है उस फाई का मान आ गया Q बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या यही था गाउस का नियम, क्या गाउस का नियम यही था, याद कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में रखे किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश कितना है, Q बटा 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, ये रहा 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये ही थी गाउसीय, जो गाउस की जो थ्योरम थी वो यही थी। इस गाउस की थ्योरम को वहां अपने डायरेक्टली थ्योरम पढ़ा था, यहां अपने इस गाउस की थ्योरम को कूलाम के लॉ से अपने जनरेट कर लिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ यही है कि कूलाम का नियम, यहाँ नाम क्यों लगाया जाता है, कूलाम का नियम डेरिवेशन में नाम क्यों आता है,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वहां पर कूलाम का जो नियम है, जो कूलाम फोर्स है वो यूज होता है, E बराबर है बटा क्यू नॉट, इसलिए इसको कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति बोला जाता है। ये थी फर्स्ट मेथड। ओके स्टूडेंट, सेकंड मेथड अभी मैं आपको न्यू लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसकी सेकंड मेथड क्या है। सेकंड जो मेथड है वो इससे बहुत इजी है, ये अपने आरबीएससी की डेरिवेशन है। जो सेकंड मेथड है वो मैं आपको अलग बताऊंगा जो इससे भी इजी है। ओके स्टूडेंट, तो जो नए स्टूडेंट है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। ओके स्टूडेंट।